Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will start with our very interesting topic, that is tribal, nomadic and settled communities. इसमें आपको बच्चों इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है कि ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करती होंगी। नाउ शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हमें बहुत थोड़ा ही जो है ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पता है और ग्रुप ऑफ मेडिवल पीरियड्स के बारे में, वो इस रीज़न से क्योंकि उन्होंने जो है वो अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड्स पे नहीं रखते थे, वो कोई कस्टम और ट्रेडिशन को जो है प्रिजर्व नहीं करते थे ओरली, वो जो है नई जनरेशन से पास आउट नहीं मतलब होती हुई आती थी। अब जनरली वो रिमोट एरियाज़ में रहते थे जहाँ पर जो है पहुँचना बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे कि हिल्स, माउंटेन्स और डेजर्ट्स और डेंस फॉरेस्ट में। अब बहुत सारे एविडेंस जो है उनके ट्राइबल सोसाइटीज़ पे है और जो ग्रुप्स ऑफ मेडिवल पीरियड है उन्होंने जो है उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया होगा, कुछ सोर्सेस को जो है अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट था। एंड डू यू नो, जो कैरेक्टर था शबरी का रामायण में वो भिल्ल ट्राइब से ही बिलोंग करता है, और जो कैरेक्टर था महाभारत में एकलव्य का, वो हमारा किस्सा वो थे त्रिशाद ट्राइब के जो थे वो राजा थे, प्रिंस थे, और वो कभी भी जो है किसी आउटसाइडर को अपने हैबिटेशन में आना अलाउ नहीं करते थे। लाइवलीहुड, बहुत सारे जो ट्राइब्स थे उन्होंने जो है एग्रीकल्चर से जो है वो अपना जो है मतलब लाइवलीहुड मतलब अपना रहन सहन खाना पीना एग्रीकल्चर से करते थे। अब उसमें से कुछ जो थे वो हंटर गैदरर्स थे और कुछ जो थे वो हार्डर्स थे, और वो जो है वो डिपेंड करता था कि वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है एरिया का वो कहाँ रहते हैं। कुछ जो ट्राइब्स थे वो रोमैंटिक थे और वो मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और कुछ जो थे वो ट्राइबल बैड का ग्रुप था जो लैंड और पेस्चर्स को जो है वो देखते थे, कंट्रोल करते थे, और वो डिवाइड करते थे उन्हें अमंग देयर हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू मतलब अपने खुद के रूल्स बना लेते थे, वो उसके अकॉर्डिंग उसे करते थे डिवाइड। नाउ डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल पीपल जो थे वो मोस्टली हमें हर रीजन में मिल जाते हैं ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और बहुत सारे लार्ज ट्राइब्स भी मिल जाते हैं। अब एरिया और इन्फ्लुएंस जो है ट्राइब का वो हर एक डिफरेंट प्लेसेस से जो है वो हमारा डिफरेंटली वेरी करता है। कुछ पॉपुलर ट्राइब्स थे जैसे कि वो लार्ज जो है कंट्रोल करते थे एक डिफरेंट पार्ट्स है सब कॉन्टिनेंट। अब 30th और 40th सेंचुरी में जो खोखर ट्राइब थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल थे इन पंजाब। उसके बाद गखर्स आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गए, फिर उसके बाद कंवल खान गखर आए, और उसके बाद एम्परर अकबर आ गए। नाउ लंगर्स और आर्गूस जो थे वो ट्राइब जो थे वो डोमिनेट करते थे एक्सटेंसिव रीजन्स में, मुल्तान में और सिंध में, बिफोर दिस सबड्यूड बाय द मुगल्स, जब तक वो मुगल्स ने सबड्यूड नहीं किए थे। ट्राइजेस बैच द फॉलोइंग, आपको करना है बच्चों, आपको इसमें बैच करना है कि जो बुड्ढाज वेस्टर्न है वो इनमें से किसका होगा, गद्दित जो है, खोकर जो है, कोलिसावी, इनमें से कौन से स्टेट से जो है ये बिलोंग करता हो, ये आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद एक और सबसे बड़ी और पावरफुल ट्राइब है, वो है नॉर्थ वेस्ट में बलोचीज की। वो डिवाइड हुई थी छोटे छोटे क्लैंस में अलग अलग चीफ्स के अकॉर्डिंग। फिर आती है शेफर्ड ट्राइब जो गदीज में जो कहा थी वेस्टर्न हिमालयाज में रहते थे वो लोग। फिर आते हैं नॉर्थन ईस्ट पार्ट के सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे एंटायरली जो थी वो डिफरेंट ट्राइब से, कुछ अहोम्स की थी, कुछ नागास की थी। फिर महाराष्ट्र का हाईलैंड और कर्नाटका के सेंटर्स आते हैं बरार्स और कुछ ट्राइबल ग्रुप्स। अब कुछ एरियाज ऑफ गुजरात में क्या था, कोली सावलो ट्राइब्स जो थे वो रहते थे। अब सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में क्या था, एक भिल्स जो था उनका एक बहुत बड़ा जो ट्राइब था वो सेट था। उसके बाद हमारे कोरागस, बेतराज जो थे, बारबराज जो थे, ये सब इनका बहुत बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन थी, कहाँ थी, साउथ के सब कॉन्टिनेंट्स पे। फिर आते हैं पुन्नास और संथल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है और ये ओडिशा और बंगाल में रहते थे। उसके बाद जो कोड्स है वो भी बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, वो तो आज भी हमारे जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में आप उन्हें आज भी पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब इनमें से कुछ जो थे वो सेटल्ड एग्रीकल्चरर्स थे और कुछ जो थे वो जमींदार थे 16th सेंचुरी के एंड तक। नाउ लेट्स लुक एट द लाइफस्टाइल ऑफ नोमैडिक ट्राइबल पीपल, कि उनका लाइफस्टाइल कैसा होता था। सेटल्ड एग्रीकल्चरर्स जो थे वो बहुत ही कम थे नंबर्स में, तो जो मोस्ट ऑफ द नोमैडिक ट्राइबल पीपल थे वो मूव करते रहते थे विद देयर एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह, डिपेंडिंग अपॉन मिल्क एंड अदर जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए होते थे। वो क्या करते थे, वो सेटल्ड एग्रीकल्चरर्स जो थे उनसे एक्सचेंज करते थे और अपना लाइवलीहुड जो है मेंटेन करते थे, कि हनी, वूल, घी के बदले वो ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, ये सारी चीज़ें लेते थे। वो ऐसे ही गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह से खरीद कर बेच कर एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होते रहते थे और अपने एनिमल्स को जो है वो अपने साथ साथ ट्रांसपोर्ट करते रहते थे।
अब जो बंजारास थे वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट नोमैड ट्रेडर्स थे वो। एंड देयर कारवान वॉज कॉल्ड टांडा, कि उनका जो कारवान जिसमें वो चलाते, जिसमें जाते थे, वो क्या था, उसको टांडा बोलते हैं। डू यू नो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी साइंस होती है, इज द साइंस जो किसके साथ डील करती है कि ह्यूमन रेस के साथ, सच एज कि उनकी ओरिजिन क्या थी, कैसे उन्होंने डेवलप किया, फिर उसके बाद उनके क्या क्या कस्टम्स आए, क्या बिलीफ्स थे। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्टडी करते हैं मोस्टली अबाउट द ट्राइबल, लोगों का कल्चर कैसा है, कैसी सोसाइटी में वो रहते हैं, एंड ट्राइबल पीपल जो रिमोट एरियाज वाले हैं वो कहाँ कैसे रह रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एंथ्रोपोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं। अब कुछ पेस्टोरल ट्राइब्स जो थे वो क्या करते थे, वो रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, वो जो है एनिमल्स को खरीदते और उन्हें बेच देते थे टू द प्रोस्पेरस पीपल, की मतलब जो ज़्यादा अच्छे लोग हैं उनको, वो ज़्यादा अच्छे वेल्दी लोग हैं उनको बेच देते थे। अब जो भी डिफरेंट कास्ट के पैटी पैडलर्स होते हैं वो ट्रैवल करते थे विलेज से विलेज, और वो क्रॉप्स को है जो बेच देते थे, ड्रॉप्स को, स्टेम्स को, ग्रास को, जूट को और रफ बैग्स को। और इसमें से कुछ जो कास्ट थी वो एंटरटेनर्स की थी, जो परफॉर्म करते थे डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस विद द सॉन्ग्स एंड फोल्क टेल्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। उसके बाद आते हैं द गोंड्स। अब अर्ली मेडिवल पीरियड में जो रीजन था हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का, जिसको हम प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ भी कहते हैं, ये सब जो है इनमें जो है कालाचूरी डायनेस्टी जो है उन्होंने अपना किंगडम जो है वो बना लिया था। अब कालाचूरी जो थे वो क्या करते थे, वो अपने ट्राइब से जो है वो क्या करते, ट्राइब्यूट लेके, और उसके बाद वो जाके हिली और फॉरेस्टेड रीजन्स में जो है वो चले जाते थे। अब उसमें से बहुत सारे जो लार्जेस्ट वाले कौन से थे, गोंड्स जो थे वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वाली ट्राइब्स थी। आफ्टर दिस जो एरिया जो था उसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड ऑफ द कंट्री, और उसके बाद उसको हम शॉर्ट में एज अ गोंड्स भी बोलने लगे थे। अब वो प्रोबेबली क्या करते थे, वो माइग्रेट करते थे फ्रॉम द साउथ, और बिटवीन द 10th to 12th सेंचुरी तक जो है वो माइग्रेट करते थे, उनके बारे में हमें बताया गया है। और ये ट्रेडिशनली ही मतलब ये हमेशा से क्या थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। अब प्रैक्टिस करने के बाद, कल्टीवेशन शिफ्ट करने के बाद बहुत सारी और ज़्यादा सीरियल्स जो है उन्होंने ग्रो की, और वो एज अ लेबरर्स भी वर्क करते थे, और उनकी जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, गोंडी, उनकी लैंग्वेज को बोला जाता है। नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, कि जो कालाचूरीज का जो डिक्लाइन है उनके हटने के बाद अराउंड 13th सेंचुरी में बहुत सारे गोंड चीफ्टेन्स जो है उन्होंने अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कर लिए थे इन द वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ कालाचूरी किंगडम। अब जो गोंड की जो कैपिटल चीफ्स थे वो नियरली मतलब हिल्स पे रहते थे और रिवर के आसपास रहते थे, और जो कहाँ थे वो देवगढ़ में, खेरला, मांडला और चंदा के आसपास के जो हिल्स और रिवर्स थे उनके पास वो लोग रहते थे, उनकी कैपिटल से। नाउ दे पेड ओकेजनली ट्राइब्यूट्स टू द मुगल्स। अब वो ओकेजनली जो है वो मुगल्स के पास जाते थे और वो मैनेज करते थे अपना मेंटेन इंडिपेंडेंटली जो है वो अपना फेयर जो है वो मेंटेन करके और उन्हें देके आ जाते थे। ऑफन जो गोंड चीफ जो थे वो एज्यूम करते थे कि राजपूत टाइटल इन अटेम्प्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। कई बार जो गोंड चीफ है वो खुद को मतलब ऐसा दिखाते थे कि हाँ मतलब हम तो राजपूत टाइटल लेने की कोशिश करते थे और खुद को एज अ राजपूत जो है वो रिकॉग्नाइज कराने के लोगों से कोशिश करते थे। अकबर नामा में ऐसे ही एक गोंड किंगडम को मेंशन किया गया है, गारा कतगरा, जिसमें 70,000 विलेजर्स हैं और उनका जो एक बहुत अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, और उसमें किंगडम्स को जो है गर्स में बांटा गया है और हर एडमिनिस्ट्रेटिव का एक पर्टिकुलर जो है वो क्लैन है। गर्ब्स को जो है 84 विलेजेस की यूनिट्स में बांटा गया है और उसको 84 बोलते हैं, विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू बरोथ्स, की उसके बाद उन्हें फिर सब डिवाइड किया गया बरोथ्स में। उसमें हर एक में 12-12 विलेजेस जो है वो बनी हुई है, बरोथ 12-12 विलेजेस से। नेक्स्ट इज क्वीन दुर्गावती। अब क्वीन दुर्गावती कौन थी? ये गोंड रूलर है ऑफ गरा कटांगना अमनदास। इन्होंने जो है एज्यूम किया था द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। इन्होंने जो है अपनी टेरिटरीज को जो है एक्सपेंड किया था, किसकी वजह से? मैट्रिमोनियल अलायंसेस की हेल्प से। अब दलपत संग्राम शाह के जो बेटे हैं उन्होंने प्रिंसेस दुर्गावती से शादी कर ली थी। उसके बाद उनकी डॉटर हुई शलमन शाह, जो चंदेल राजपूत मतलब महबूबा की रूलर थी। अब दलपत शाह जो है उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका जो छोटा बेटा और जो रानी दुर्गावती जो है उन्होंने जो है वो उनको उनके हाथ में जो गवर्नमेंट को सौंप कर वो चले गए। अब एक फिस्टी और करेजियस रूलर जो थे, शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इनिशिएटिंग। अब उन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे जो है वो वेलफेयर के लिए प्रोजेक्ट्स जो है वो इनिशिएट किए थे, और वो एक बहुत ही फिस्टी और करेजियस रूलर थी।
ना मिलिट्री एक्सपेंडिशंस जो है वो भेजे गए थे दिल्ली सुल्तान्स को, और मुगल ने जो है वो ओपनली हमेशा प्लंडर किया, और उन्होंने जो है एक रूट बना दिया टू द साउथ इंडिया। अब 16th सेंचुरी में अकबर जो है वो एक अपनी आर्मी को भेजते हैं असफ खान के अंडर गोंग किंगडम को कन्क्वायर करने के लिए कि हाँ मतलब इस पर भी हमें शासन करना है। अब वो बहुत ही एक रिच स्टेट थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर एलिफेंट्स थे, और उन्होंने अदर किंगडम से भी जो है वो एक्सपोर्ट कर रखे थे। तो रानी दुर्गावती जो है उन्होंने बहुत ब्रेव फाइट की, और जो मुगल है उनको मतलब दे एमर्ज विक्टोरियस एंड कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिमेंट्स। की मुगल ने जब वहाँ पर जाके जो है जब वो ब्रेव फाइट की तो मुगल्स को जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉइन्स और एलिफेंट्स जो है वो कैप्चर करने को मिले थे। गोंड के जो चीफ्स थे वो हमेशा जो मुगल्स के रिबेल रहे हैं, और उन्होंने जो है वो दोबारा से इंडिपेंडेंस कब रीगेन की थी, जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी उसके बाद जो उन्हें दोबारा से जो है वापस अपनी इंडिपेंडेंस मिली थी। हाउएवर जो गोंड किंगडम्स थे वो हमेशा जो है वो कभी मराठास, कभी बुंदेल्स, और कई बार जो पावरफुल डेकन्स थे वो उन्हें टेक ओवर कर लेते थे। सोसाइटी, अब गोंड्स की जो सोसाइटी थी वो लाइफ कैसे जीते, वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। वहाँ पे हाउसेस थे या फिर कैटल्स थे, शेड्स थे, किसके बने हुए, मड, टिम्बर, बैम्बू या फिर टैच के बने हुए। अब जो विलेजेस थे उनके अंदर एक हेडमैन होता था और काउंसिल होते थे जो कोर्ट के कस्टम्स को देखते थे। अब लार्जली जो गोंड ट्राइब था उसको क्लैंस में डिवाइड किया गया था, और जो हर क्लैन था उसको उसका कोई राजा या राई थी। अब जो क्लैंस थे वो एक दूसरे से रिलेटेड थे उनके रिचुअल की वजह से या फिर उनके कुछ सोशल नॉर्म्स की वजह से। जो मैरिजेस थी वहाँ पे यंग एज में मैरिजेस कर दी जाती थी, और जो विडो होती थी उसको इंस्टेंसेस ऑफ विडो मैरिज या फिर डिवोर्स जो था वो वहाँ पे बहुत ही अनकॉमन था, मतलब ये सब चीज़ें अलाउड नहीं थी इसमें। और जो गोंड से उन्हें 4 स्टेजेस में 4 सागाज में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डाइटी एंड प्रिस्ट, कि हर सागा जो था उसे डिवाइड किया गया था फिर दोबारा से क्लैंस में। रिलीजन, अब वहाँ के लोगों का रिलीजन कैसा था, उनका एक डिस्टिंक्टिव ग्रुप था गॉड्स का, या फिर जो वो स्पिरिट था कि वो कैसे वर्शिप करते हैं, अलॉन्ग विद हिंदू गॉड और गॉडेसेस भी थे उसमें। जो गॉड्स थे वो हायर गॉड जो थे परसापेन उसको वर्शिप करते थे, जिनको हम 12 देव या फिर श्री शंभु महादेव भी बोलते हैं। हर विलेज का अपना विलेज गार्जियन था और विलेज मदर थी जिनको वो वर्शिप करते थे, और फिर विलेजर्स जो है उसी हिसाब से अपने जो है फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते थे। और गॉड्स जो थे वो अपनी फैमिली और हाउस होल्ड की जो गॉड्स थे या फिर गॉड्स जो उनकी फील्ड के हैं या कैटल के जो गॉड है उनको भी वर्शिप करते थे। उनके विलेज के प्रिस्ट को बोलते हैं देवरी, और देवरी जो है वो सेक्रीफाइसेस, मतलब जो विलेज के फेस्टिवल है उनमें कोई भी रिचुअल परफॉर्म करना है या कोई भी सेक्रीफाइसेस है वो सब देवरी देखती है। अब जो हाउस होल्ड होता है, जो हाउस का हेड होता है, वो टिपिकली जो है वो फैमिली सेरेमनीज में ही कैरी आउट किया जाता था, और वो क्लोज रिलेशनशिप जो है शेयर करते थे नेचर से, जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश रहते थे, एंड विच वॉज रिफ्लेक्टेड जो उनके सॉन्ग्स में, डांस में, उनकी रिलीजियस वर्शिप में। आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वो रिलेशन जो है नेचर के साथ कितनी क्लोज रिलेशनशिप जो है वो लोग रखते हैं ना। इकोनॉमी, गोंड जो है वो बहुत सारी जो है फार्मिंग और फॉरेस्ट में जो है वो काम करते थे। अब उनका स्टेपल फूड जो था उसमें 2 मिलेट्स होते थे, एक कोड़े एक कुटकी, और वेजिटेबल्स। अब या तो वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे या फिर वो लोग किचन गार्डन में उस चीज़ को उगाते थे, और वो हनी जो थे वो हमेशा फॉरेस्ट से जो है कैप्चर करते थे, गैदर करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो था वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था गोंड के लोगों में। कैटल रियरिंग, हंटिंग, फिशिंग, मेकिंग ऑफ बैम्बू बास्केट, ये सभी इनके और भी बहुत ऑक्यूपेशंस थे बिसाइड्स एग्रीकल्चर। ड्रेस, जो गोंड के जो मैन थे वो कैसी ड्रेस पहनते, वो धोती पहनते थे, एक बहुत बड़ा कॉटन का क्लॉथ होता है जिसको आप अपनी कमर के अराउंड रैप करते हैं। वुमेन जो थी वो क्या कहती थी, वो सॉफ्ट कॉटन साड़ीज पहनती ब्लाउज के साथ। बोथ मैन और वुमेन जो है वो हमेशा सिल्वर कलर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। टैटूइंग जो था वो वहाँ पे बहुत पॉपुलर था, और फेस्टिवल्स में वुमेन जो है वो ग्लास के बैंगल्स या नेकलेस जो है वो पहनती थी, जिनमें कुछ स्मॉल छोटे छोटे ब्लैक कलर के बीड्स होते हैं। नाउ एंटरटेनमेंट, जो सेलिब्रेशन होता था गोंड्स का वो सिंगिंग और डांसिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे। उनकी जो फेस्टिव लाइफ थी वो क्लोजली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से कनेक्टेड थी, और उसमें एनिमल सेक्रीफाइसेस भी इंक्लूड होते थे। जो भी उनके अच्छे बुरे स्पिरिट्स होते थे वो सभी उनके कहाँ होते थे, वर सपोज टू इनहैबिट द हिल्स, विलेजेस, लेक्स एंड रिवर्स। फोक टेल, डांस, सॉन्ग्स, कॉक, ये सब उनके पॉपुलर फीचर्स थे गोंड फेस्टिवल के। तंदारी डांस जो होता है वो परफॉर्म करते हैं स्टोरी फ्रॉम द गोंडी माइथोलॉजी। गोंड बैंड्स और प्रधान भी बोलते हैं, नरेटेड लीजेंड्स,
myths and history preserved over generations. Now let's look at the case study. Ahoms. Ahoms जो थे वो ब्रह्मपुत्र वैली के थे और इन्हें बोला जाता है शान क्लान ऑफ इंडो चाइनीज फैमिली। ये बर्मा से माइग्रेट होके आए थे 13th सेंचुरी में और ये ब्रह्मपुत्र वैली के पास सेटल हो गए थे और ये हिंदुइज्म को एम्ब्रेस करते हैं और ये असम रीजन में रहते थे। और ये क्या करते थे, ये सेवरल ट्राइब ग्रुप से बिलोंग करते थे, इनका कोई एक ग्रुप नहीं था। जब ये जंगल से मूव होकर नॉर्थ ईस्ट आए थे तो इन्होंने बहुत सारे रोड्स और इरिगेशन सिस्टम्स जो है वो बनाए थे। अब बहुत सारे ग्रुप थे जो वो है अपर असम में एंटर हो गए थे। अब 15th सेंचुरी के एंड तक वो जो है छोटे छोटे किंगडम्स में अपना अपर असम में जो है सप्रेस करके वहाँ के लैंडलॉर्ड्स को वहाँ पे अपना किंगडम बना के वहाँ पर इन्होंने उस एरिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया था। अब 16th सेंचुरी में दे एनेक्स द किंगडम, इन्होंने जो है किंगडम जो है ये भी जीत लिए थे, जैसे कि छुट्टियास, कोछाजो और भी बहुत सारे डोमिनेट ट्राइबल ग्रुप्स जो उस एरिया में थे। अब कोछाजो को जीतने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोच के साथ जो है अपने हाथ मिला लिए कि हाँ अहोमीज हम मुगल के खिलाफ जो है फाइट करेंगे। 1662 सेंचुरी में मुगल अंडर मीर जुल्मा जो है उन्होंने अटैक कर दिया अहोम किंगडम पे और अहोम जो है वो हार गए इस बैटल में और वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो मुगल्स के अंडर आ गया। अब मुगल्स जो है वो डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, लेकिन अहोम जो है वो मैनेज कर लेते थे कि टू रूल देयर। अहोम्स ने जो है वो अपना जो एरिया है वो दोबारा से 1826 सेंचुरी में वापस पा लिया था। अब इतने 300 ईयर्स में इन्होंने जो है बहुत सारे एनकाउंटर्स किए मुगल्स के साथ। 1680 सेंचुरी में प्रिंस खुर्रम जो था उन्होंने अटैक किया था नॉर्थ ईस्ट में और उन्होंने कंगरा फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। जो रिबेलियंस और जो सीरीज थी बर्मीज इन्वेजन की, उन्होंने जो है जो अहोम्स से उनको बहुत ज्यादा वीक बना दिया था। अब इन्हीं में से एक रूलर थे रुद्रा सिंह, उन्होंने अपने मैक्सिमम एक्सटेंट से जो है 3rd फोर्ट ऑफ द प्रेजेंट जिसे हम असम बोलते हैं वो उन्होंने अपना जो है वो कैप्चर कर लिया था, कवर कर लिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कल्चर कि अहोम्स का कल्चर कैसा था। जो अहोम्स थे वो पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखते थे कि रूल कैसा है, जियोलॉजी कैसी होगी, और उन्होंने एक पाथ फॉलो किया टू एंटर असम। उनका कल्चर और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन्होंने पाथ फॉलो किया असम में एंटर करने के लिए। जो क्रोनोलॉजीज थी जिनको हम बुरंजीज बोलते हैं वो अहोम और असमीज लैंग्वेज जो है वो लिखी गई थी और वो ट्रांसलेट की गई थी बहुत सारी अलग लैंग्वेजेस में और एडिटेड वर्जन्स में। अब अकॉर्डिंग टू द बुरंजीज जो नियर बाय नागा हिल्स के जो लोग थे वो अफोर्ड कर पाते थे मतलब सिक्योरिटी, और वो फॉलो करते थे एनिमल्स के ट्रैक्स को फॉलो करते थे वो असम की हिल में घुसने के लिए। अब जो नागा हिल्स थी वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है उनके लिए। उनकी जो रिलेशनशिप थी नागा के साथ वो क्रॉनिकल है इन द बुरंजीज। अब जो स्टाइल जो वो फॉलो करते थे दैट इज नॉन एज पैक सिस्टम। जो अहोम स्टेट थी वो डिपेंड करती थी पूरी की पूरी फोर्स लेबर पे। वो फोर्स करते थे लोगों को टू वर्क फॉर द स्टेट, वर कॉल्ड द पैक्स। ट्राइबल डांस जो कि पाक ऑफिशियल्स थे वो रैंक करते थे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पाक्स जो है कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब एक बुरा जो थे वो चार्ज करता था 20 पैक्स को, एक साइका ऑफ 200 एंड अ हजारिका वर इन चार्ज ऑफ 1000 पैक्स। और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स थे हैविंग मिलिट्री एंड जुडिशियल ड्यूटीज। द काउंसिल दैट एडवाइज द किंग ऑन दिस मैटर वर नोन एज पुखान। और जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मिलिट्री एंड जुडिशियल, जो ऑफिसर थे जो मिलिट्री का इंचार्ज देखते थे और जुडिशियल अफेयर्स का इंचार्ज देखते थे वो कौन थे, वो बारवास थे। वट वॉज प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल रूल, कि जो है बहुत ही मतलब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ड्यूरिंग द मंगोल रूल और ये ट्रांसफर हो गया इनटू अ सोशल सिस्टम। नाउ लेट्स लुक एट द अहोम सोसाइटी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड रिलीजन। अहोम सोसाइटी जो थी उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू क्लैंस कॉल्ड खेल्स हम उनको बोलते हैं। अब जो खेल्स थे उसके अंदर आर्टिशंस इंक्लूड नहीं थे, मतलब जिन्होंने जो है अहोम सोसाइटी को ज्वाइन किया है किसी अदर एरिया से वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते थे। जो खेल है वो बहुत सारे जो है विलेजेस को जो है कंट्रोल करते थे। जो पीसेंट्स थे अहोम सोसाइटी के वो कौन थे, वो वहाँ के लैंड ओनर्स थे। इवन जो किंग था वो भी जो है किसी कम्युनिटी के कंसेंट के बिना उनका लैंड जो है वहाँ पर नहीं ले सकता था। जितने भी मेल्स थे अहोम सोसाइटी के वो आर्मी में सर्व करते थे, ये उनका रूल था। अब पीस के टाइम पे क्या होता था वो एंगेज कर लेते थे, मतलब अगर मान लीजिए लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही है तो वो क्या करते थे, वो कभी डैम बना लेते थे, कभी इरीगेशन सिस्टम पे या फिर पब्लिक वर्क के लिए वो जो है वेलफेयर के लिए लग जाते थे। उन्होंने जो है एक न्यू मेथड राइस कल्टीवेशन का जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अहोम्स जो है वो अपने
खुद के जो ट्राइबल गॉड्स होते थे उनको वर्शिप करते थे। ऑल्दो उन्होंने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी वो अपने ट्राइबल कल्चर को जो है वो फॉलो करते थे, उसे ही वर्शिप करते थे। अब जो ब्राह्मण्स था उनका अहोम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। जो टेम्पल्स और जो ब्राह्मण्स थे वो लैंड ग्रांट्स मतलब उन्हें दिया जाता था। अब शिव सिंह जो थे उनके शासन के टाइम पे जो हिंदुइज्म था वो बहुत ज़्यादा एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन जो है वो बन गया था। अहोम्स जो थे वो उन्हें इनकरेज करते थे कि आप पोइट के लिए, स्कॉलर्स के लिए और थिएटर आर्टिस्ट के लिए, और उन्होंने जो है कुछ इम्पोर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट को जो है लोकल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट कराया था। और उन्होंने कभी भी ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर गिव अप नहीं किया और अपने कल्चर पर इवन आफ्टर जो अहोम्स से उन्होंने कभी भी जो है हिंदुइज्म के अडॉप्ट करने के बाद भी अपने कल्चर पर कभी गिव अप नहीं किया। कास्ट वर्सेस ट्राइब। द वर्ना सिस्टम मतलब जिसमें 4 मेन कास्ट होती है, ये कंटिन्यूड रहा टिल द बैकबोन ऑफ मिडिवल इंडियन सोसाइटी। जो ब्राह्मण्स थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है नॉर्दर्न और इंडियन सोसाइटी में। उनको जो है टैक्स फ्री लैंड दिया गया कॉल्ड ब्राह्मदय अग्रहारा बाय मैनी रूलर्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। किंग्स जो है वो एक्सपेक्ट करते थे ब्राह्मण से कि वो जो है इन रिटर्न क्या करेंगे, वो लेगिटिमाइज करेंगे रूल को, कि रूल अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स से क्लेम रिलीजनरी क्षत्रिय स्टेटस एंड मोनोपोलाइज्ड पॉलिटिकल पावर थ्रू वॉरफेयर, कि बहुत सारे सोशल ग्रुप थे वो खुद को जो है क्लेम करते थे एज अ हम क्षत्रिय स्टेटस है और मोनोपोलाइज्ड पॉलिटिकल पावर थ्रू अ वॉरफेयर। जो एग्जैक्ट स्टेटस मर्चेंट और ट्रेडर्स का वो इजीली हमें नहीं पता था। वाइल जो इकोनॉमिक पावर एंजॉय करते थे, देयर कास्ट एंड सोशल स्टेटस जो था वो रीजन से रीजन जो है वो वेराई करता था। हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड कि जो डिसेबिलिटी है लोअर कास्ट की वो इंक्रीज होती है सब्सटेंशियली। नाउ आउट ऑफ ऑल द 4 ओरिजिनल वर्नास बहुत सारी जो नई कास्ट है वो आने लगी। जो कास्ट सिस्टम है वो एकदम से रिजिड हो गया बहुत ज़्यादा, और जो आइडिया था अनटचेबिलिटी का वो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब जो ट्राइबल और नोमैडिक कम्युनिटीज है दे डिड नॉट अडेयर टू द वर्ना सिस्टम एट टाइम्स कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। मतलब अब जो ट्राइबल और जो नोमैडिक कम्युनिटीज है उनमें कास्ट बेस्ड सोसाइटी की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने लगे। समटाइम्स क्लैशेस इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि जो ट्राइब्स जो है वो अपनी जो है फ्रीडम को वापस लेने के लिए अपने उससे कल्चर को खुद को सेपरेट कर लेते थे। बट इन मैनी केसेस जो रिलेशनशिप थी दोनों के बीच में बहुत सिम्बायोटिक हो गई थी। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि जो अगला इंसान है ऑन द अदर कि वो उसकी सर्टेन नीड्स को, इकोनॉमिक नीड्स को स्पेशली वो फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब जो ट्राइबल कस्टम्स और रिचुअल्स हैं वो हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशंस में जो है एब्जॉर्ब हो गए थे। फॉर इंस्टांस लाइक कुछ जो ट्राइबल गॉड्स और गॉडेस हैं वो इनकॉर्पोरेट हो गए हिंदू पैंथियन में। अगेंस्ट कास्ट सिस्टम सोसाइटीज़ जो है उन्होंने जो है ट्राइबल सोसाइटीज़ को एक चांस दिया कि आप भी चेंज हो सकते हैं। मैनी ट्राइब्स जो है उन्होंने कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। पॉलिटिकल फॉर्मेशंस जो है प्रिलिमेंट कर ली सेटल्ड एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, और जो जाति वाला जो हमारा अकोमोडेट होता आ रहा था उसको जो है इन्होंने वरना हायरार्की की वजह से ओवरऑल कर लिया था। Now tribals claimed Rajput status while the majority joined the ranks of lower जारीज। अब बोल रहे हैं कि जो ट्राइब्स जो है वो खुद को ऐसा क्लेम करते थे कि राजपूत का स्टेटस जो है वैसा हमें भी मिलना चाहिए, जबकि जो मेजोरिटी थी उन्होंने लोअर रैंक के जारीज जो थे उनको ज्वाइन कर लिया था चुपचाप। अब कुछ ट्राइब्स जो थे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन के, उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर दिया और कुछ ने जो है रिजेक्ट कर दिया कास्ट सिस्टम को ही। अब आज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा उसमें जो हमारे वो रेफर करता है कि जो ट्राइब्स और जो एथनिक ग्रुप है उनको एज अ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। दे आर रिकॉग्नाइज एज अ हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। अब बोला गया है कि हिस्ट्री में उनको बहुत ही डिसएडवांटेजेस ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जैसे कि डिप्रेस्ड क्लास बाय द ब्रिटिश, इस नाम से जो है उनको हिस्ट्री में जाना जाता था। जो फाउंडिंग फादर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने भी जो है इस इम्पोर्टेंस को समझा, आदिवासी ग्रुप की जो इंडियन सोसाइटी में है उसे समझा, और उन्होंने उसके लिए बहुत सारे जो है स्टेप्स लिए, जैसे जॉब में रिजर्वेशन जो आज हम देखते हैं कास्ट के बेसिस पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, ये सब चीज़ें जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉडर्न सोसाइटी में इंटीग्रेट की गई है। सो हियर इज अ कॉन्सेप्ट मैप ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड अर्लियर, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, उसमें उनका लाइवलीहुड लाइफस्टाइल कैसा है, गोंड्स क्या है, अहोम्स क्या है, ये सब हमें से बता रखा है। नाउ लेट्स लुक एट द ग्लोसरी। खेल क्या है? एक अहोम सोसाइटी का एक क्लैन है। पाइक की जो अहोम स्टेट में एक पोस्ट लेबर होती है उसे
क्लैन, फैमिली और हाउस होल्ड जो साथ मिलकर काम करते हैं, विच डिसेंड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। इगैलिटेरियन मतलब कि आप जब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। एथनिक कि आप एक सेम जो है कल्चर या फिर एक कॉमन डिस्टिंक्टिव कल्चर को जो है आप शेयर करते हैं। किनशिप, फैमिली टाइज की मतलब आप बर्थ से या मैरिज से या एडॉप्शन की वजह से आप किसी से अगर कनेक्टेड होते हैं तो वो है फैमिली टाइज। रिक्लेमेशन, रिस्टार्टिंग कल्टीवेशन और लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर लॉन्ग कि मतलब आपने जो लैंड है उसमें बहुत टाइम से कल्टीवेशन नहीं हो रही है तो आप उसमें दोबारा से जो है कल्टीवेशन स्टार्ट करते। टांडा, कारवा ऑफ द बंजारास कि जो बंजारास थे उनके जो कारवान होते थे, जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे कारवा टांडा बोला गया है। नाउ लेट्स लुक एट द एक्सरसाइज। Darken the correct circle in the OMR sheet. Tribal people depended on dash resources. Very good. Natural resources. That's how you can solve the remaining part, students. Fill in the blanks. Tribal did not easily let dash into their habitation. Very good. Tribal did not easily let others' religion into their habitation. कि जो ट्राइबल्स है वो कभी भी दूसरों का जो है कोई भी हैबिटेशन, कोई रिलीजन या कुछ भी जो वो उन्हें फॉलो करने के लिए बोलते थे, हिंदू जो बोलते थे हिंदुइज्म को इजीली लेट कर दो, वो इन्होंने हैबिटेशन में नहीं लाया था। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। राइट, T for true and F for false. Tribal people live in big cities. Very good. No, it's not true. ये तो बहुत ही हमारे छोटे मोटे कहीं कहीं इलाकों में पाए जाते हैं. So they never lived in the big cities. It's a false statement. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हु आर पैटी पैडलर्स. आपको उसमें बताना बच्चों पैटी पैडलर्स क्या है. अब हमने पढ़ा होम से और जो ट्राइबल सोसाइटीज़ है इसमें लोग जो है वो कैसे काम करते हैं, ये सब भी आपको इसमें बताना है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाई इज़ वेरी लिटल नोन अबाउट द ट्राइबल सोसाइटीज़. वेरी गुड. क्योंकि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो लोग कहाँ रहते थे, वो लोग मतलब हिल्स वगैरह में या ऐसी सब जगह रहते थे जहाँ नेचुरल डिजास्टर आने की वजह से सब चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती थी और उन्हें अपने बारे में लिखना जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं था. तो इस वजह से हमें उनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन पता है. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट. गिव रीजन. सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट आर फ्यू इन नंबर. येस, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, क्योंकि जो वहाँ के जो लोग थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो है वो जाते रहते थे विद द हेल्प ऑफ देयर एनिमल्स. जो है वो एक्सचेंज में जो है वो ये सब चीज़ें करते थे. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. असर्शन है कि मिडिवल पीरियड में जो ट्राइब्स जो है वो नोमैडिक लाइफ छोड़ के फार्मर्स बन गए थे. कैसा था. वेरी गुड. देयर वाज अ डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरियाज एज दे वर क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन. कि जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनमें डिक्लाइन होने लगा था क्योंकि वो कल्टीवेशन के लिए क्लियर होने लगे थे. असर्शन इज ट्रू बाय द रीजन इज करेक्ट और नॉट, यू हैव टू टेल मी. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. एनहांसिंग स्किल्स. हॉट्स. जो मुगल्स थे वो कोड्स के लैंड में इंटरेस्टेड क्यों थे, ये आपको इस पर बता रहा है. प्रोजेक्ट क्या कर रहा है आपको कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो है वो ट्राइबल्स के अपलिफ्ट के लिए बनाती है, उसको आपको इंटरनेट से यूज़ करके ऐसे 5 प्रोग्राम्स के बारे में लिखना है और अपने फ्रेंड को ईमेल करना है उसके बारे में. इंडिया के मैप के आउटलाइन में आपको जहाँ जहाँ जो प्लेसेस जो है ट्राइबल पीपल ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं वो आपको इसमें बताना है. स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. क्रॉस कनेक्ट. आपको एक स्क्रैप बुक प्रिपेयर करनी है, उसमें आपको वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, हेड गियर और ज्वेलरी जो है वो पहन के दिखानी है. जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ में कैसे पहनते हैं, गोवा में लोग कैसे पहनते हैं, जम्मू में कैसे पहनते हैं, वो सब आपको इसमें दिखाना है. लाइफ स्किल्स. जो ट्राइबल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग, स्किल्ड और रिसोर्सफुल दिखाया गया है. डू यू थिंक कि हम भी स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड हैं उनकी तरह और क्यों, ये आपको इसमें बताना है. I hope you understood the chapter very well. Now you have to revise it and read the chapter again to understand it better.